हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्क्रू और फास्टनर के ऊपर 20 क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और यदि आपको कोई समस्या आए तो मुझे आप कमेंट्स करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। कास्ट आयरन बॉडी पर नेम प्लेट लगाने में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपने मशीन देखा होगा, मशीन में HMT की कंपनी हो या कोई से भी कंपनी हो, उसमें आपको बहुत सारे नेम प्लेट दिखेंगे, उसके रेटिंग दिखते हैं, उसके स्पीड RPM के ऊपर बहुत सारे तरह तरह के आपको स्टिकर दिखते हैं। तो उसमें जो रिबेट लगा हुआ है इस प्लेट को चिपकाने के लिए, उसको कैसे लगाया जाता है मैं आपको बता दूं। वो जो रिबेट होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होते हैं, उसके पूरे बॉडी पर ऐसे स्पाइरल टाइप के स्लॉट्स बने होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं और एक होल को बनाकर, और मान लीजिए यहाँ आपको 2 रिबेट लगाना है तो पहले तो होल कर लेंगे, थोड़ा सा इसके साइज से थोड़ा सा छोटा साइज का, है ना। मान लीजिए ये 5 mm का है तो आप थोड़ा सा उसमें छोटा साइज का करेंगे। मान लीजिए आपने 4.90 का कर दिया और फिर इस रिबेट को हैमर के द्वारा बहुत तेज़ चोट लगाएंगे तो उसके अंदर वो घूमता हुआ जाता है, जैसे बंदूक की गोलियाँ निकलती है ना, उसी प्रकार से ये स्पाइरल टाइप के रहते हैं। तो वो जाके उसमें कास्ट आयरन के बॉडी में फिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल का होता है, जैसे एल्यूमिनियम बेस मेटल होते हैं ना दोस्तों, उसी प्रकार के मेटल होते हैं। तो ये आसानी से बैठ जाता है और हमारा काम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, हैमर ड्राइव। इस स्क्रू को क्या बोलते हैं? हैमर ड्राइव। ठीक है, हैमर ड्राइव स्क्रू बोला जाता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाफ्ट में कुंजी के लिए बने स्थान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मैंने स्क्रू थ्रेड के साथ साथ एक स्पेशल वीडियो बनाकर मैंने सिर्फ चाबी मतलब कुंजी के लिए डाला है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो शाफ्ट में कुंजी के लिए बने स्थान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये शाफ्ट है, इसके लिए बना है स्लॉट, तो उसको कीवे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीवे। तो कीवे को हिंदी में बोलते हैं कुंजी रास्ता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, हब में कुंजी के लिए बने स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा, जब हब में बनता है तो उसे कुंजी खांचा अर्थात स्लॉट बोला जाता है। ठीक है, और ये कीवे, शाफ्ट में कीवे होता है, याद रखिएगा, शाफ्ट में हमेशा कीवे होता है, क्योंकि शाफ्ट में पूरे लंबाई में स्लॉट नहीं होता, यहाँ तक होता है, तो ये कीवे होता है। ठीक है दोस्तों, और हब में जो होता है वो पूरी तरह से आर पार होता है। कैसे होता है? मान लीजिए ये हब है, तो यहाँ से आपने कीवे बनाया इसको, तो ये की स्लॉट के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये पूरे लंबाई में थ्रो हो जाता है आर पार। इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लगाना है कुंजी खांचा लगाना है। खांचा को क्या बोलते हैं? स्लॉट बोलते हैं। कुंजी को क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? की स्लॉट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर। इसमें आपको क्या है, एक स्क्रू के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार के थंब स्क्रू, थंब मतलब होता है जो आपको फिंगर से, थंब से टाइट करना है और खोलना भी है। तो उसके जो कुछ टाइप्स होते हैं, ABCD आपने सुना होगा, थंब स्क्रू होते हैं। तो उसमें जो फुल थ्रेडेड होते हैं, जिस स्क्रू के, ये थंब स्क्रू के पूरे लंबाई में थ्रेड बने होते हैं, फुल थ्रेड जिसको बोलेंगे। थंब स्क्रू में नलिंग क्या होता है ये भी आपको पता होगा। तो फुल थ्रेड वाला जो है वो कौन से ग्रेड में है, या इसमें से कौन सा है, ABCD में कौन सा है? तो आप देखेंगे तो इसका जो बी होता है दोस्तों, बी ऑप्शन, बी में फुल थ्रेडेड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर। कम गति में घूमने वाले पार्ट किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, जहाँ पर कम गति होता है, RPM कम होता है, वहाँ पे आपको कौन सा स्क्रू का प्रयोग करना चाहिए? तो मैं दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए, ये मैं कॉलर स्क्रू बना रहा हूँ, ये तो उसका हेड हो गया। ठीक है, और इसके नीचे से क्या है, इस प्रकार से प्लेन है, और फिर लास्ट में जाके थ्रेड है इस टाइप से। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ चीज़ आपको घुमाना है, तो जहाँ पे आपको तेज़ गति में घुमाना है वहाँ तो आपको बेरिंग लगाना है। अब मान लीजिए एक पार्ट से ये
ये होल है और ये मान लीजिए यहाँ कुछ भी लगा हुआ है, इसको घुमाना है। जैसे मान लीजिए झूला है, कोई बच्चों के झूले होते हैं, है ना, उस तरह से घुमाने वाला। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अब इस पार्ट्स को इसके अंदर डालना है, अतः जब आप इसमें डाल देंगे तो ये जो होल है, ये होल इसमें बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों ये आप बहुत तेज़ गति में नहीं घुमा सकते। ये कॉलर वाले स्क्रू तो बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें आप बहुत तेज गति से नहीं घुमा सकते हैं। तो यदि आपको बहुत तेज़ गति में घुमाना है तो आपको कॉलर स्क्रू के स्थान पर बेरिंग लगाना होगा। यहाँ पे आप बेरिंग जब लगाएंगे दोस्तों तो आप बहुत तेज़ गति में घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल घूमता है, साइकिल के पहिए में छर्रे लगे होते हैं, उसको हम बेरिंग बोल सकते हैं। लेकिन आपको यदि हल्के वल्के काम करना है तब आप इस प्रकार से स्क्रू लेकर इस पार्ट्स के साथ बैठाकर आप उसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो उसका कॉलर स्क्रू आ जाएगा। कॉलर स्क्रू इस प्रकार से होते हैं, फुल थ्रेडेड नहीं होता, एक भाग इसमें मशीनिंग किया होता है और नीचे इसके थ्रेड होते हैं। पार्ट्स को यहाँ डाल दीजिए, यहाँ एक वॉशर डाल दीजिए, नीचे से नट लगा दीजिए, तो आपका बेरिंग जैसा काम करेगा, पर बहुत तेज़ गति पर नहीं चल सकता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। जहाँ पर अधिक शुद्धता में काम करना हो प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि बोल्ट जो होते हैं खास करके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लैक बोल्ट और दूसरा होता है मशीन बोल्ट। ब्लैक बोल्ट में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के बोल्ट को फोर्जिंग करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये बोल्ट है, तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो बोल्ट बनते थे दोस्तों वो फोर्जिंग करके बनते थे। आजकल भी बनते हैं बहुत सारे बोल्ट जो है वो ड्रॉप फोर्जिंग या फोर्जिंग शॉप में बनता है। लेकिन मशीन बोल्ट में क्या होता है, मान लीजिए उस बोल्ट को लेथ मशीन से बनाया या मिलिंग मशीन से उसके हेड बनाया, तो मशीन बोल्ट में क्या होता है, मशीन का बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अधिक शुद्धता के लिए क्या आएगा दोस्तों, मशीन बोल्ट। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि नाम से क्लियर है कि जहाँ मशीन से बन रहा है तो निश्चित तौर पर क्लियरिटी या शुद्धता की तो बात अलग ही होगी, है ना दोस्तों। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। क्वार्टर पिन कितने टेपर प्रति फुट होता है। दोस्तों आपने क्वार्टर पिन देखा होगा, जिस प्रकार से डबल पिन होता है उसी प्रकार से क्वार्टर पिन भी होते हैं। क्वार्टर पिन में क्या क्या करते हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा कि ड्रिल मशीन के स्पेंडल में आपने ड्रिलिंग मशीन पर थ्रेड बनाते समय टेप अटैचमेंट का प्रयोग करते देखे होंगे दोस्तों। उसमें क्या होता है कि जो मशीन के स्पेंडल होता है मिलिंग मशीन के, उसमें एक स्लॉट ऐसा होल रहता है पूरे आर पार सुराख, और अटैचमेंट में भी ऐसे ही एक, पहले तो वो मोस्ट टेपर रहता है अंदर चला जाता है, उसके बाद उसे लॉक करने के लिए यहाँ पे क्वार्टर पिन डाला जाता है। ये शाफ्ट के 90 डिग्री में डाला जाता है शाफ्ट के साथ। ठीक है, तो वो टेपर होता है, क्योंकि आप उसको ठोकेंगे तो धीरे धीरे वो टेपर में जाके टाइट होना चाहिए। यदि टाइट नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा टेपर पिन का, है ना, निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका जो टेपर होता है प्रति फुट टेपर क्या होता है। तो दोस्तों उसमें जो प्रति फुट टेपर होता है 3/8 मतलब 3/8। ठीक है, 3/8 इंच प्रति फुट टेपर होता है। ओके, इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडियो पर तार स्थापना की सोल्डरिंग कौन सा गालक मतलब होता है दोस्तों ये, इसमें आपको जो विभिन्न प्रकार के फ्लैक्स यूज करते हैं वो गालक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे, फ्लैक्स को, FLUX फ्लैक्स, आपको मालूम है फ्लैक्स ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको रेडियो के तार जोड़ना है, तो सबसे उत्तम फ्लैक्स के रूप में क्या यूज होता है, आपने देखा होगा किसी सोल्डरिंग करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक लेई नाम से, जिसको हम पेस्ट के नाम से जानते हैं, PASTE पेस्ट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या क्या है, इसमें जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक और रेडियो के तार जोड़ने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा रेडियो ट्रांजिस्टर और बिजली के जो काम होते हैं, एक डब्बे रहते हैं पीले पीले कलर के उनके पास, उसमें से पेस्ट निकालते हैं, पहले तार में लगाते हैं, सोल्डरिंग भी आयरन में लगाते हैं और फिर इसे जोड़ा जाता है। तो लेई नाम से उसे बोलते हैं, और उसमें जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। सिल्वर स्पेल्टर में सुहागा फ्लैक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों सुहागा फ्लैक्स मतलब होता है कि बोरक्स का फ्लैक्स, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे,
सिल्वर स्पेल्टर के रूप में। ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी, स्पेल्टर मतलब होता है सभी धातु का एक मिश्रण। उसमें इसका जो मिश्रण है वो क्या है आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें तांबा, जस्ता और चांदी होता है, और इसमें 5 भाग तांबा, 3 भाग जस्ता और 2 भाग चांदी होता है, जिसे सिल्वर स्पेल्टर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेल्टर मतलब होता है दोस्तों सुहागा फ्लैक्स का मिश्रण, जिसमें हम तांबा, जस्ता और चांदी मिलाते हैं। स्पेल्टर और स्पैटर दो शब्द अलग है। स्पेल्टर जहां आधा ल जुड़ा हुआ है, और स्पैटर एक अलग शब्द है जहां वेल्डिंग करते समय छींटे पड़ते हैं, उसे स्पैटर के नाम से जानते हैं। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सोल्डिंग आयरन द्वारा सोल्डर किसके संपर्क में आने पर पिघलता है। दोस्तों आपने सोल्डिंग आयरन देखा होगा, इस प्रकार से सोल्डिंग आयरन रहता है। ये इलेक्ट्रिक वायर है, और यहाँ पे अंदर वाला जो भाग है यहाँ पे कॉयल लगा रहता है, और ये वाला भाग को कोर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब आपको सोल्डिंग करना होता है तो वायर को आप इसके सामने ले जाएंगे, कोर के सामने, तो ये संपर्क में आते ही पिघलने लगता है। इसमें बहुत कुछ फंक्शन नहीं रहता, ये यहाँ हीटिंग होता है और ये गर्म हो जाता है कोर, और गर्म होने के बाद आप इसके संपर्क में जब इसमें वायर ले आते हैं, सोल्डिंग वायर, तो वो पिघल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका ऑप्शन जो है वो कोर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44, इस विधि में ब्रेज किए जाने वाले भागों में हाई फ्रीक्वेंसी करंट द्वारा ब्रेजिंग पदार्थ के गलनांक बिंदु तक गर्म किया जाता है। दोस्तों आजकल के जो युग है इसमें ब्रेजिंग करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाले जो मशीन होता है वो आपने इंडक्शन ब्रेजिंग के नाम से मशीन सुना होगा, जो सभी कंपनी में आजकल होता है। इंडक्शन ब्रेजिंग के द्वारा बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से हीट जनरेट किया जाता है, और उसे पिघलाकर हम उसे ब्रेजिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी मोटर वाइंडिंग के कक्ष में ये होता है, या जहाँ पर भी मोटर बनता हो, ट्रांसफार्मर बनता हो, वहाँ पे आपने हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेजिंग मशीन देखा होगा। तो जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मशीन होता है उसमें क्या होता है, करंट द्वारा पिघलाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इस मेथड का नाम क्या है, तो इंडक्शन मेथड है। और इंडक्शन के बारे में आपको पता होगा कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट देकर एक एडी करंट जनरेट किया जाता है। आपके घर में भी बहुत सारे लोगों के घर एक इंडक्शन हीटर होगा। इंडक्शन हीटर के द्वारा आप कम समय में पानी गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, और बहुत ही साफ़ सुथरा एक प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे सी नंबर के साथ जाएंगे और ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। तांबे व चांदी के स्पेल्टर, तो स्पेल्टर आप समझ गए मिश्रण है दोस्तों, ये तांबे और चांदी के बारे में बताया गया है, के लिए कितने डिग्री गलनांक रखा जाता है। तो दोस्तों सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए 450 से कम रखते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है जो बिजली के काम के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक काम के लिए यूज किया जाता है, वो सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है, उसे 450 डिग्री में करते हैं। लेकिन यहाँ चांदी के लिए जब बात आती है तो 600 से लेकर 900 के बीच करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ये 600 से 850 है, तो हमारा ये सारे आंकड़ा इसी के अंदर आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। हार्ड सोल्डर होती है, तो दोस्तों हार्ड सोल्डरिंग क्या है, तो हार्ड सोल्डरिंग उसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है सिल्वर, और एक आ जाता है कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण, तो उसे ब्रेजिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ब्रेजिंग होगा हार्ड सोल्डरिंग। और यदि बोलते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग क्या है, तो जिसे 450 डिग्री से कम तापमान पे किया जाता है वो सॉफ्ट सोल्डरिंग है। आमतौर पे ये 96 से लेकर 450 डिग्री तक करते हैं। ठीक है, और सबसे कॉमन जो टेम्परेचर रहता है वो 225 डिग्री। ठीक है, ये सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है, और हार्ड सोल्डरिंग या ब्रेजिंग जो है वो 850 डिग्री के आसपास करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। किस प्रकार का वॉशर का प्रयोग संरचनात्मक संयोजन के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर वर्क के लिए कौन सा वॉशर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत अधिक होती है, जहाँ पर नट के खुलने का संभावना होता है, वहाँ पे स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज जहाँ भी साधारण काम के लिए स्ट्रक्चर वर्क के लिए काम होता है, भवन बनना है, पुल बनना है, ब्रिज बनना है, या कुछ इस प्रकार के कार्य होना है, वहाँ पे आपको फ्लैट वॉशर या प्लेन वॉशर का प्रयोग करना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, चपटा वॉशर, बिल्कुल सही।
टेपर वॉशर ये नहीं, स्प्रिंग वॉशर ये भी नहीं, और टैप वॉशर भी नहीं। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो वॉशर है वो प्लेन वॉशर है। तो वॉशर का क्या काम क्या है, ये आपको पता होगा कि जो प्रेशर रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किस प्रकार से, मान लीजिए आपके पास एक बोल्ट है, उसका हेड जो है वो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के 10 है, लेकिन उसमें जो वॉशर लगेगा दोस्तों, ये वॉशर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या होगा कि ये वॉशर जो है उसकी वायर को डिवाइडेड कर देगा। और इसके साथ साथ और एक फ़ायदा ये है कि इसके साथ साथ ये जो बोल्ट या नट आप लगाओगे, इसे भी घूमने में आसानी होगी, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ ये नट या बोल्ट लगने वाला है उसका सरफेस बहुत ख़राब हो, तो आप जब नट या बोल्ट को घुमाएंगे स्पैनर से तो बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार ये दिक्कतें करती है, या कई बार नट में थोड़ा सा क्लियरेंस की दिक्कत भी आती है, तो भी वो सही से बैठ नहीं पाता, होल बड़ा हो जाता तो समस्या आती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। वॉशर का व्यास, मोटाई तथा छिद्र का व्यास किसके अनुपात में रखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि वो कौन सा बिंदु है जिसके आधार पर ही इन सभी पॉइंट को लेते हैं। वॉशर का व्यास, मोटाई और छिद्र का व्यास किस समानुपात में होता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, नट का व्यास, क्या नट के व्यास के ऊपर ये सारे मुद्दे डिपेंड करता है, या बोल्ट के व्यास के ऊपर, या छिद्र के व्यास के ऊपर, या प्लेट मोटाई के? तो देखिए, वॉशर का व्यास, मोटाई और छिद्र का व्यास ये बोल्ट के व्यास के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन का थोड़ा लिखावट जो है थोड़ा एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस प्रकार से लग रहा है, पर जब आप इसके इंग्लिश वर्जन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इन सभी जो पॉइंट है दिया हुआ है, व्यास की मोटाई, छिद्र की व्यास, ये सभी चीज़ जो है बोल्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, बोल्ट के व्यास के ऊपर। ठीक है, नट के व्यास के ऊपर कोई बात नहीं होता, क्योंकि नट का व्यास क्या होता है, नट के इंटरनल डाया होता है, पर हमें तो बोल्ट को ही बेस मानकर सभी काम करना है। बोल्ट यदि मान लीजिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, एक बोल्ट है जो M10 का है ना, तो उसके लिए स्पैनर साइज क्या, उसके लिए वॉशर क्या, M10 के डाया के लिए, ये सभी चीज़ हम किसके ऊपर लगाते हैं, बोल्ट के बेस के ऊपर। इसीलिए ये हमारा सभी जो पॉइंट है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। एक रिवेट जॉइंट लगाने के लिए क्या करना है, रिवेट के जॉइंट लगाना है। रिवेट आपको मालूम है कैसे करते हैं, 2 प्लेट लेना पड़ता है, इसमें T1 T2 लेना पड़ता है, फिर आप यहाँ से रिवेट लगाते हैं, और आपको एक हेड ऑलरेडी बना हुआ रहता है, दूसरा हेड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ निकालना पड़ता है। एक रिवेट की लंबाई निकालना पड़ता है, शैंक की कितनी लंबाई है, रिवेट के व्यास कितना ले, यदि प्लेट के T1 T2 मान लीजिए 6 है, इस प्रकार से हमको बहुत कुछ निकालना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आप देखिए, रिवेट के लिए व्यास उसके द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेटों की मोटाई T के निश्चित अनुपात में लिया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, लिया जाता है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि प्लेट T1 है और T2 है, 2 प्लेट है, 2 प्लेट को जोड़ दिया, मान लीजिए एक एक प्लेट 3 का है या 6 का ले लीजिए, तो 12 का तो प्लेट हो गया। अब 12 के प्लेट के लिए क्या मैं हमेशा 10 का रिवेट ले सकता हूँ, 10 का डाया कि नहीं ले सकता हूँ? इसीलिए बोला है कि लिया जाता है यदि T मोटाई मिलीमीटर में हो। दोस्तों ये mm इंच में सभी प्रकार के होते हैं, तो इसने इसलिए क्लियर कर दिया कि यदि मोटाई मिलीमीटर में हो तो रिवेट के व्यास के लिए सही सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपको रिवेट का व्यास कितना लेना है, उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि आंसर बिल्कुल सही हो? तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, 0.6 अंडर रूट लगाना है आपको, और उसके अंदर T कर देना है। अब T क्या है दोस्तों, तो थिकनेस ऑफ प्लेट। मान लीजिए आपने 0.6 यहाँ रख दिया, और आपके 2 प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट 12 है, तो यहाँ आप 12 रख दीजिए, फिर इसका मान निकाल लीजिए, अंडर रूट 12 का मान कितना होता है, उसके साथ आप 0.6 का गुणा कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका साइज हो जाएगा। फिर उस साइज के आपको रिवेट का डाया लेना है। ठीक है, इस रिवेट का डाया आपको उतना ही लेना है, ना कि आप 10 का अंदाज में ले लो। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, अब हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिक मजबूत व भारी कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए किया जाता है, कौन सा रिवेट का प्रयोग किया जाता है? यहाँ रिवेट के बारे में पूछा गया, तो स्नैप हेड रिवेट, पेन हेड, मशरूम हेड, या काउंटर सिंक हेड। तो मैं आपको बता दूं कि रिवेट जो होता है, आपने देखा होगा स्नैप हेड इस प्रकार से होते हैं, फिर पेन हेड होता है ना, फिर काउंटर सिंक हेड होता है रिवेटिंग।
बहुत तरह के होते हैं। तो इसमें जो पैन हेड होता है दोस्तों, इस प्रकार के हेड ये सबसे भारी काम के लिए होता है। और ख़ास करके जैसे आपने रेलवे लाइन में देखे होंगे, रेलवे के डिब्बे में भी आपको इस प्रकार से पैन हेड रिवेट मिलेंगे। या जो भारी ब्रिज है, बहुत मजबूत काम के लिए जो ब्रिज होते हैं, उस प्रकार के ब्रिज में भी इस प्रकार के आपको पैन हेड रिवेट मिलेंगे। और बाकी साधारण काम के लिए स्नैप हेड, ये वाला पहला नंबर जो है ये आ जाता है। ठीक है, तो आप इसमें लगाएंगे पैन हेड रिवेट को। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। पिन टेपर में टेपर रखा जाता है। जो भी पिन मशीन में लगता है वो सभी प्रकार के पिन में एक ही प्रकार के टेपर होता है। आप यदि कोई भी टेपर पिन लीजिएगा, उसमें आपको 1:50 का टेपर मिलेगा। ठीक है, ये 1:50 कभी कभी दोस्तों 2:100 भी रहता है। ठीक है, तो ये आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो उतना ही आ जाता है, 1:50 आ जाता है। तो अर्थात 1:50 का टेपर होता है, अर्थात 50 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर का टेपर, इस प्रकार का टेपर पिन होता है। 51 का ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो 1:100 है, तो ये कौन सा किस में होता है दोस्तों? ये आपको जीवेट की में इस प्रकार की टेपर मिलेगा, आपको ये शंख की में इस प्रकार के टेपर मिल जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 52 नंबर। रिविटिंग करने के लिए रिविट जॉइंट में किसी प्रकार के लीकेज ना हो, इसलिए किस प्रक्रिया को प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों यहाँ आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 2-3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि रिवेटिंग करते समय आपको एक 2 टूल खास करके यूज करना पड़ता है, एक तो कॉकिंग और दूसरा फोल्डिंग टूल। तो ये जो फोल्डिंग टूल है ये भी इसी प्रकार से होते हैं। जैसे ये आपको कॉकिंग या फोल्डिंग दोनों ही एक जैसे होते हैं और इसके जो एंगल होते हैं वो 81 डिग्री में होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब प्लेट की सेटिंग करनी होती है, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, पर एक थोड़ा पतले होते हैं यहाँ जाके और एक थोड़ा मोटा होता है। जो थोड़ा चौड़ा होता है वो फोल्डिंग होता है। तो फोल्डिंग का काम होता है प्लेट को सेट करना। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है और एक प्लेट यहाँ से हो गया, ये दोनों को लगाना है। तो ये प्लेट थोड़ा सा सेटिंग नहीं हुआ, आपने रिवेट डाला और सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे लगाकर इसे एडजस्ट करेंगे तो ये सही लोकेशन में आ जाता है। उसके बाद मान लीजिए आपने लगा दिया और यहाँ पे बर रह जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा बर रह जाता है या यहाँ बर रह जाता है। आपको गरम गरम स्थिति में ही यहाँ पे आपको तेज़ी से मार मार के उसको लीकेज प्रूफ बना देना है रिवेट के हेड बनने के बाद। ठीक है दोस्तों, रिवेट के हेड बनने के बाद उसे शार्प करना, उसे लीकेज प्रूफ बनाना है, तो कॉकिंग करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉकिंग। कॉकिंग सही आंसर है इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। गेहूं टंकी, पानी की बाल्टी, संदूक आदि के लिए किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये सारे चीज़ जो है वो शीट मेटल वर्क के लिए ही दिख रहा होगा आपको। वो गेहूं की टंकी हो, पानी की बाल्टी हो, संदूक हो, दीवान हो, अलमारी हो, किसी भी प्रकार के कोई पार्ट्स हो, उसमें जो रिवेट लगाया जाता है, तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्लैट रिवेट, कोनिकल रिवेट, एलिप्स साइड रिवेट या हालो रिवेट, ये सभी प्रकार के ऑप्शन दिए हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी रिवेट है वो उनमें सबसे बढ़िया रिवेट जो है वो फ्लैट रिवेट होता है। फ्लैट रिवेट क्या है? तो दोस्तों फ्लैट रिवेट में इस प्रकार से हेड जो होते हैं वो बहुत ही कम उठा हुआ होता है। जब इसको हम किसी भी पार्ट्स के ऊपर लगा देते हैं इस प्रकार से कम उठा हुआ होता है, जब इसको हम दोनों शीट को एक साथ करके लगा देते हैं तो उसके हेड बहुत उभरा हुआ नहीं रहता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है और अच्छा भी जॉइंट भी अच्छा होता है। और इसका हेड इसलिए बड़ा बना जाता है, सबसे जो खास बात है कि शीट हमेशा पतले होते हैं, तो पतले होने के कारण यदि उसका हेड यदि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो रिवेट जहाँ लगाया जाता है वहाँ से निकलने की संभावना रहता है ना, तो लीकेज हो सकता है या जल्दी से खुल सकता है। तो इस प्रकार से आपको फ्लैट रिवेट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और यदि आपको कोई शिकायत है मुझसे तो आप डिसलाइक के बटन भी दबाइए, लेकिन उसके नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस चीज़ में और सुधार की ज़रूरत है, या मुझे आप ज़रूर बताइए।
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे बताइए। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिए, यदि पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, पर मुझे निश्चित तौर पे बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।